शुरुआत करते हैं बहुत बड़ी खबर के साथ। दौसा से ये बड़ी खबर है, रूह कपा देगी ये हादसे की तस्वीर जब आप देखेंगे। दरअसल होटल कार्मिक ने बीच रोड पर टूरिस्ट बस को रुकवाया, पीछे से टैंकर ने बस को उस दरमियान जोरदार टक्कर मारी। होटल के बाहर करीब 10 लोग बाल बाल बच गए हैं। टूरिस्ट बस में मौजूद पर्यटक भी बाल बाल बचे हैं। करीब आधा दर्जन कारें क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत ये रही कि कारों में कोई व्यक्ति नहीं मौजूद था। टक्कर मारने वाले टैंकर में एलपीजी भरी थी। तस्वीरें ये सामने आ चुकी हैं। देखिए, इस टूरिस्ट बस को एक यात्री ने रुकवाया। जैसे ही रुकी, पीछे टैंकर थी जो एलपीजी से भरी हुई थी, उसने टक्कर मारी। उसके बाद ये टूरिस्ट मिनी बस देखिए किस तरह से अनियंत्रित होकर ओवर स्पीड में वहां खड़ी दर्जनों कारों को बुरी तरह से टकराती है उससे। गनीमत इसमें यह रहती है कि उस समय टूरिस्ट बस में जो यात्री सवार रहते हैं वो बाल बाल बच गए हैं। जिस दरमियान ये कार को क्षतिग्रस्त करती है, उस दरमियान कार में कोई नहीं रहता, लेकिन उसके पीछे 1 दर्जन लोग खड़े होते हैं। जैसे ही स्पीड को आते देखते हैं बस को, वैसे ही उस साइड हो लेते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशीष, बड़ी हादसे की तस्वीर ये निकलकर सामने आई है। बिल्कुल, नेशनल हाईवे 21 का ये पूरा घटनाक्रम है और टैंकर था, एलपीजी से भरा हुआ था और एक बस, मिनी बस थी जो टूरिस्ट वाली बस थी, उसको इसने टक्कर मारी और टूरिस्ट बस ने वहां एक होटल के आगे पार्किंग स्थल पर कुछ कारें खड़ी हुई थी, उन कारों को टक्कर मारी। करीब 6 कारें क्षतिग्रस्त हुई हैं और पूरे घटनाक्रम में वहां पर होटल के बाहर एक ग्रुप खड़ा हुआ था। करीब 10 लोग मौजूद थे, जिसमें कुछ महिलाएं भी थी, लड़कियां भी थी। वो सभी बाल बाल बच गए। यानी काफी रूह कपा देने वाला ये पूरा वीडियो है और इसके बाद में मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में कुल 6 कारें, एक बस और एक टैंकर ये क्षतिग्रस्त हुए हैं। लेकिन गनीमत यही रही है कि किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। लेकिन इस हादसे के कारण की बात करें तो बस के आगे एक होटल का कार्मिक नजर आ रहा है जो बस को रुकवाकर होटल की तरफ करवाने की कोशिश कर रहा है। इसी दौरान पीछे से जो एक टैंकर आता है वो टक्कर मार देता है। यानी होटल कार्मिक की छोटी सी लापरवाही के कारण ये पूरा हादसा होता है। और अब फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो टैंकर का जो चालक है उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि होटल के कार्मिक के द्वारा बीच हाईवे पर बस को रोका गया है, इसी के कारण यह पूरा हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। तो वाकई हादसे की यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देख के आपको खुद ही आप घबरा जाएंगे और आपको चिंता भी होने लगेगी कि क्या जिस समय ये बस कार से टकरा रही उस समय कार में कोई मौजूद था? क्या जो बस, मिनी बस अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो रही है, क्या उस मिनी बस में कोई था? तो गनीमत यही रही कि मिनी बस में तो उस समय यात्री थे, लेकिन वो बाल बाल बच गए। जो कार से टकराई उस कार में कोई नहीं था उस दरमियान। चलिए बात उदयपुर से बड़ी खबर की भी कर लेते हैं। करंट से डॉक्टर की मौत मामले में एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया है सामने। जी हां, रीपोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स में आक्रोश भड़क गया। क्यों? क्योंकि पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बिल्कुल अलग निकली है ये जो नई रीपोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है। धरना स्थल पर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स बैठे हुए हैं उन सभी के सामने ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी गई और पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई है। आरएनटी प्रशासनिक भवन के बाहर रेजिडेंट का धरना अभी भी जारी रहेगा। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। डॉक्टर रवि, जिनकी वाटर कूलर से मौत हो गई थी ऐसा बताया जा रहा था, उसके बाद उनका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम फिर से रीपोस्टमार्टम की बात यहां पर रेजिडेंट डॉक्टर्स के द्वारा कही गई, जो धरने पर बैठे हुए हैं, जो न्याय की गुहार लगा रहे हैं, जो उनके परिवारों को सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं, मुआवजे की मांग कर रहे हैं और जो भी इसमें लापरवाही जिसकी भी आई है उसकी बर्खास्तगी की बात यहाँ पर की जा रही है। उदयपुर और जयपुर से 2 टीमें निकलकर सामने आई। फिर से रीपोस्टमार्टम हुआ। धरना स्थल पर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स बैठे उनके सामने ये रीपोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ी गई और जो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी और जो रीपोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई उन दोनों में काफी ज्यादा अंतर था, बिल्कुल अलग एक दूसरे से बताया जा रहा है। उसके बाद तो भारी आक्रोश रेजिडेंट डॉक्टर्स में और ये बताया जा रहा है कि अब इनका धरना अभी और जारी रहेगा। डिफरेंस है, एक मेडिको के लिए ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा इन रिपोर्ट्स को पहचानना या फिर जानना। आप इन रिपोर्ट्स को देखिएगा, अपने हिसाब से मंथन कीजिएगा, फिर बताइएगा कि ये रिपोर्ट क्या कहती है और अपने कॉलेज की रिपोर्ट क्या कहती है। मैं आपके सामने पूरी रिपोर्ट तो नहीं, बस जो इंजरीज इन्होंने मेंशन करी है
और जो इंजरीज का इन्होंने नेचर मेंशन किया है वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, तो इससे आपको भी क्लैरिफिकेशन मिले इन चीज़ों का कि तथ्यात्मक जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा देर तक छिपाई नहीं जा सकती। अगर मैं वो डम आदमी होता, अगर ये रीपोस्टमार्टम ना होता। और चलिए दौसा से बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा आज रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और इस दरमियान उन्होंने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर स्टेशन के विकास को लेकर अनेक निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि दौसा रेलवे स्टेशन पर एंट्री के लिए केवल एक ही गेट है, जबकि अधिकतर रेलवे स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट के अलग अलग गेट हैं। ऐसे में दौसा रेलवे स्टेशन पर नया गेट निकालने के लिए पर्याप्त जगह नहीं और इसी को ध्यान में रखते हुए दौसा रेलवे स्टेशन के समीप आबकारी कार्यालय के भवन के पास से नया गेट स्वीकृत करने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि रेल यात्रियों को दौसा जंक्शन पर प्रवेश करते समय और वापस आते समय किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। जो गेट रेलवे एंट्री के जो गेट है वो काफी लंबे समय से एक ही गेट है अंदर जाने का और बाहर आने का, और उससे पुलिया उतरते ही वो गेट चालू होता है। सामने मंदिर है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एक गेट आउटर का बाहर निकलने का अलग से बन जाए, और उसके लिए एक्साइज का ऑफिस है प्लस पुलिस का थाना है, उनके बीच में होकर के 10-20 फीट जमीन की हमारा प्रपोजल गया हुआ है। और जैसे ही राज्य सरकार से इसी स्वीकृति मिल जाएगी, हम तुरंत एक बाहर निकलने का गेट अलग से बना देंगे। उसके अलावा क्या? उसके अलावा है हम जीआरपी चौकी का भी जमीन अलॉटमेंट करवा रहे हैं, क्योंकि अभी जीआरपी का थाना और बंदी हुई है। और अब बात श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ से, जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित खाद बीज के गोदाम पर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की औचक छापेमारी कार्रवाई से हड़कंप मच गया। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की छापेमारी में IFFCO बाजार के नाम से संचालित गोदाम में कोरोमंडल कंपनी सहित अन्य कंपनियों की DAP और उर्वरक बड़ी मात्रा में बरामद किए गए हैं। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि 10 दिन पहले ही DAP के 30,000 कट्टे आए हैं, जिन्हें अब तक किसानों को वितरित हो जाना चाहिए था, लेकिन DAP का भारी भरकम स्टॉक यहां रखा जा रहा है। कालाबाजारी होने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल कृषि विभाग के अधिकारी स्टॉक रजिस्टर और रिकॉर्ड को खंगालने में जुटे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले 3 और 4 जून को भी किरोड़ी लाल मीणा ने बीज निर्माता कंपनियों पर छापे मारे थे। ये गोदाम है और इसमें हमारी सूचना के हिसाब से 30,000 बैग DAP के हैं। 10 दिन पहले आ गए थे और इसको यहाँ पर इन्होंने स्टॉक कर लिया, जबकि किसान को ये वितरित हो जाने चाहिए थे। इसके अलावा दूसरे खाद भी यहाँ पर हैं, जैसे सरदार है और IPL का भी है। झुंझुनू के खेतड़ी में एक निजी स्कूल 7वें दिन भी जारी है। शनिवार शाम को सूरतगढ़ विधायक डूंगर राम गेदर 2 दर्जन किसान साथियों के साथ अनशन उन्होंने शुरू किया, जो आज शाम तक जारी रहेगा। जब तक गंग कैनाल में BBMB के द्वारा निर्धारित 2500 क्यूसेक पानी नहीं मिल जाता है, तब तक वे अपना महापड़ाव जारी रखेंगे। और अब बात अलवर से खबर की, कोकर शहीद हो गए थे। इसके बाद आज उनकी पार्थिव देह असनावर क्षेत्र के उनके पैतृक गांव खिरखेड़ा पहुंची, जहां गंभीर माहौल में पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इसके पहले झालावाड़ से असनावर तक के पूरे रास्ते में लोगों ने जगह जगह भारत माता की जय के जयकारे लगाए और पुष्प वर्षा कर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सेना के वाहन में उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव खिरखेड़ा पहुंचा, जहां सैकड़ों लोगों की भीड़ शहीद पवन प्रजापति के घर के बाहर इकट्ठा हो गई, जहां विधि विधान से उनके परिजनों ने शहीद पवन को अंतिम विदाई दी। इसके बाद शहीद की अंतिम यात्रा उनके निवास स्थान से मुक्तिधाम के लिए रवाना हुई, जिसमें इलाके के सैकड़ों ग्रामीण भारत माता की जय और शहीद पवन प्रजापति अमर रहे के नारे लगाते रहे। बाद में खिरखेड़ा गांव के बाहर मुक्तिधाम में सैन्य अधिकारियों, सांसद दुष्यंत सिंह,
मनोहर थाना विधायक गोविंद रानीपुरिया, खानपुर विधायक सुरेश गुर्जर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने शहीद की पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित किए। वहीं शहीद पवन कुमार की धर्मपत्नी और उनके बच्चों से भी उनकी पार्थिव देह पर पुष्प अंजलि अर्पित करवाई गई। बाद में शहीद के बालक और उनके पिता ने शहीद को मुखाग्नि अर्पित की। चलिए बात अलवर से। टासरा ने कहा कि उन्हें अपने अफसरों पर भरोसा नहीं, नकली खाद बीज गुजरात से आ रहे हैं, तो फिर गुजरात में कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। साथ ही पूछा कि प्रदेश के किसानों को असली खाद और बीज कब मिलेगा। जी का बयान सुना है, उन्होंने कहा जो नकली खाद हम लोग पकड़ रहे हैं, जो नकली बीज हम लोग पकड़ रहे हैं, FIR लॉन्च करा रहे हैं, वो सारा का सारा गुजरात से आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुजरात का जो मॉडल है वो पूरे देश में लागू, और ये गुजरात का यही मॉडल है कि अफीम तस्करी, अवैध शराब, नकली खाद, ये सारा गुजरात से होते हुए पूरे देश में नेटवर्क इनका फैला हुआ है और कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। और यहाँ राजस्थान में तो सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। जब मुख्यमंत्री 1.5 साल से हर डिपार्टमेंट की समीक्षा कर रहे हैं, तो फिर इस समीक्षा में ये क्यों नहीं आया कि ये नकली खाद और नकली बीज बेचे जा रहे हैं और किसान को बर्बाद किया जा रहा है। ये बातें क्यों नहीं आई, मेरे समझ से परे है। कृषि मंत्री जी भी लेट जागे। जोधपुर में विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने छात्र नेता निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मामला 2022 का है, कांग्रेस सरकार के समय में राज्यकार में बाधा पहुंचाने का केस है। जांच के बाद कार्रवाई की मांग की गई है। मंत्री जोगाराम ने कहा कि कांग्रेस के समय का केस है और कांग्रेस भाजपा पर ही आरोप लगा रही है। देखिए, जैसा जानकारी में आया है, 2022 का प्रकरण है जिसमें निर्मल जी ने आज कार्य में अव्यवस्था करने, बाधा डालने, पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने का आरोप लगा है। पूरी जांच के उपरांत कांग्रेस के समय का केस है, कांग्रेस ने मुकदमा दर्ज कराया, कांग्रेस के सरकार का समय का मुकदमा है और जांच भी कांग्रेस के समय हो गई पूरी। अब जो जांच हो गई जिसमें आरोपी पाया गया है, तो सामान्य प्रक्रिया के तहत गिरफ्तारी होगी। न्यायालय में न्याय प्रक्रिया में विश्वास करना चाहिए, न्यायालय में जाए, अपना पक्ष रखे और जो भी कार्रवाई वो कार्रवाई करे। मुकदमा कांग्रेस के राज में दर्ज हुआ, जांच कांग्रेस के राज में हुई, आरोप बीजेपी पर लगा हुए, ये कांग्रेस की ओसी मानसिकता है और उनको आरोप लगाने के अलावा कभी उनको कुछ दिखता ही नहीं है। और कभी कहते हैं कि न्यायपालिका में विश्वास करना चाहिए। अब न्यायपालिका में विश्वास करे, अनुसंधान अधिकारी हमारे समझने का नहीं है, पूर्व के समझने का है, इसलिए आरोप बेबुनियाद है। और न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास करते हुए जो अनुसंधान अधिकारी ने गिरफ्तारी की है, मामला फाइल कोर्ट में जाएगी, अपना पक्ष रखे और अपना पक्ष रख करके जो भी न्याय कोर्ट से न्याय ले। इसमें कांग्रेस बीजेपी का प्रश्न नहीं है, न हमारा किसी के प्रति कोई द्वेष भाव है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बार बार कहना है कि हम न्याय प्रक्रिया में विश्वास करें, किसी की द्वेष भावना से कोई कार्रवाई न तो की है न कभी भविष्य में करेंगे। और चलिए बात कर लेते हैं मॉनसून की, क्योंकि प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। अगले 7 दिन जिलों में भारी बारिश के आसार नजर आएंगे। भीलवाड़ा में कल 175 मिलीमीटर दर्ज बारिश की गई है, वहीं टोंक में 165 mm रिकॉर्ड बारिश की गई। तो बात कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, जयपुर संभाग की करते हैं, यहां पर भी बारिश के आसार हैं। जोधपुर, बीकानेर के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। आगामी 2 दिनों में मॉनसून जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली यानी कि पूरे उत्तर भारत समेत को कवर कर लेगा। बंगाल की खाड़ी में लगातार तंत्रों के कारण मॉनसून सक्रिय हो चुका है।
गतिविधियां तेज बनी रहेंगी। जयपुर में 3.2 mm बारिश रिकॉर्ड की गई, तो वहीं बारां में 5वें दिन भी बारिश का दौर जारी रहा। जिले के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। बारां शहर हो गया, अटरू हो गया, शाहाबाद हो गया क्षेत्र में हल्की बारिश हो रही। बारिश के चलते शाहाबाद क्षेत्र की बरसाती नदियों में पानी आ गया है। और अभी मॉनसून ने दस्तक क्या दी, प्रदेश में भारी बारिश के साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। जी हां, सिरोही में पानी के तेज बहाव से रोड कट गई है। देखिए, पहली तस्वीरें सिरोही की हैं। कई गांवों के संपर्क कटने की बात यहां पर कही जा रही। तो वहीं जोधपुर शहर के लाल सागर क्षेत्र में लगातार बारिश से एक पुरानी दीवार अचानक ढह गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें दीवार गिरने की पूरी घटना रिकॉर्ड हुई। बताया ये जा रहा है कि बारिश का पानी दीवार के पास जमा हो गया था, जिससे दीवार कमजोर होकर भरभरा कर गिर गई। गनीमत यह रही कि घटना के वक्त आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं बारां में 5वें दिन भी बारिश का सिलसिला थमा नहीं है, जिससे बारां शहर, अटरू और शाहबाद क्षेत्र में वातावरण पूरी तरह भीगा भीगा हो गया। जहां कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो रही, तो वहीं कई ग्रामीण इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते शाहबाद क्षेत्र की बरसाती नदियों और नालों में पानी का बहाव तेज हो गया। कई जगहों पर खेतों और रास्तों में पानी भरने से आवागमन में भी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। चलिए बात सिरोही की करते हैं। दरअसल पश्चिमी राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू मानसून की बारिश के साथ ही पूरी तरह से गुलजार हो चुका है। 3 दिन से हो रही लगातार बूंदाबांदी के कारण मौसम का जमकर सैलानी लुत्फ उठा रहे हैं। बता दें कि माउंट आबू के प्राकृतिक चलते बारिश के कारण धीरे धीरे चलना अब शुरू हो चुके हैं। सैलानी जमकर माउंट आबू का रुख कर रहे हैं। तो माउंट आबू का मौसम सुहाना हो चुका है। देखिए, इसलिए माउंट आबू बारिश होने की वजह से माउंट आबू में जाने के लिए अब पर्यटक मजबूर हो रहे हैं। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों